नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव मुगल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज भंडार। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग की थ्योरी वाले पोर्शन की। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। अभी इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर जो 1 है इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो कंप्लीट किया था। अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर यानी कि कैपिटल बजटिंग का थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है एक बिजनेस के लिए, एक फर्म के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी के लिए भी कैपिटल बजटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात, क्यों करते हैं। चलिए ये सारे आपके जो डाउट है कैपिटल बजटिंग क्या होता है, ये सब डाउट इस वाले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली जंप करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फाइनेंशियल डिसीजन का, क्योंकि इसमें ना आपका एक तो बहुत ज़्यादा फंड इन्वॉल्व होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए ले जाता है। अगर गलती से भी गलत डिसीज़न ले लिया जाए तो बहुत सारा जो फंड इन्वॉल्व हो रहा है वो मतलब कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में कंपनी में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका कि जो भी कैपिटल बजटिंग के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कोई एसेट इंट्रोड्यूस करने से रिलेटेड, कोई मशीनरी इंट्रोड्यूस करने से रिलेटेड, वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होती है। अगर गलती से भी गलत डिसीज़न ले लिया गया तो वो लॉन्ग टर्म में हमें परेशान करेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपका फ़ंड इन्वॉल्व होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले केयरफुली हर चीज़ को देखा जाएगा कि ये डिसीजन सही है या नहीं है। ठीक है, बाकी आप जो इसका थ्योरी वाला पोर्शन है आप इन स्कैनर से कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको मेनली अभी लैंग्वेज समझाने की, एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लिखनी तो आपको एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज ही पड़ेगी। ठीक है, इरिवर्सिबल डिसीजन। ये डिसीजन जो एक बार कैपिटल बजटिंग का ले लिया जाता है वो रिवर्सिबल हो जाता है। क्यों होता है? हमने सपोज करो एक प्लांट एंड मशीनरी इंट्रोड्यूस करी, डिसीजन को इतना कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज़ नहीं की या फिर कोई भी मतलब ज़्यादा सोच समझ के नहीं की और वो डिसीज़न ले लिया गया गलत, तो उसमें क्या होगा हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा उस प्लांट एंड मशीनरी। हम उसको स्क्रैप करेंगे। अगर हमने कोई 1 लाख की मशीन ली, स्क्रैप में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? अगर अच्छी से अच्छी कंडीशन में भी हम उसको बेचेंगे तो 50% तो कम हो ही जानी है। तो एक तरीके से जो ये डिसीज़न होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, हम इसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, चलो। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको कैपिटल बजटिंग का करना है, क्योंकि रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। क्योंकि रिस्क क्यों होता है इन्वॉल्व? एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म में सर्टेनिटी थोड़ी ना है। जैसे कि अभी लॉकडाउन आ गया, किसी कंपनी ने लॉकडाउन से पहले कोई एसेट इंट्रोड्यूस की थी या फिर कुछ भी सोच के अपनी प्लानिंग की थी बिजनेस की, अनसर्टेनिटी हो गई नहीं। किसी को पता था कि कोरोना आ जाएगा और इस तरह की बीमारी आ जाएगी और ये इतने टाइम के लिए सब बिजनेस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, और सोच 4 महीने से कंटिन्यू ये कोरोना वाला टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो रिस्क तो है अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो। क्योंकि अनसर्टेनिटी का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी चाइना वाली प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, कुछ इस तरह का ना करे कि हो जाए, तो वो भी अनसर्टेनिटी है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू मेक। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का बंदा होता है वही इसको ले सकता है, क्योंकि एक जो लो लेवल पे स्टाफ काम कर रहे हैं, मीडियोकर लेवल पे स्टाफ काम कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ऊपर नहीं ले सकता। ठीक है, इसलिए जो भी इसको लेता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है फर्म के अंदर, उसी के डिसीजन मैटर करता है इस तरह के डिसीजन लेने में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप ये 4 पॉइंट अपने ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, इनको रिटेन कर लेना। इससे ऊपर इम्पोर्टेंस पूछे, इम्पोर्टेंस में बता देना व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग, उसमें भी आप यही डाल सकते हो। ठीक है, इस चीज़ के आसपास जितना भी कुछ होगा आप यही क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, व्हाट इज़ रेशनल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। रेशनल का मतलब क्या होता है? पहली बात, किस चीज़, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, कारण या धारणाएं। क्या हम धारणाएं धारण करके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को लेते हैं, ये पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो बताता हूँ मैं इसका।
सबसे मेन जो धारणा रहती है, मतलब कि जो रेशनल रहता है, जो प्रिंसिपल रहता है आप कैपिटल बस्टिंग को करने के लिए, मेनली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस तरीके से हो सकता है, या तो हमारा रिवेन्यू बढ़ जाए या हमारी कॉस्ट कम हो जाए। अगर हमारी रेवेन्यू बढ़ता है तब भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, अगर हमारी कॉस्ट घटती है तब भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। इसलिए ये दो ऊपर के आपके पॉइंट कंप्लीट हो गए, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। थर्ड, टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है, या छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अगर हम करने लगे डे टू डे एक्टिविटी में। हाँ जी दोस्तों, कहाँ पर थे हम कि अभी आपको पढ़ा था व्हाट इज़ रेशनल बिहाइंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन से पहले क्या रेशनल या प्रिंसिपल या क्या धारणाएँ फॉलो करते हैं। पहली चीज़ हम आपको ये बता चुके थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, मेन ऑब्जेक्टिव फर्म का ये होता है। ये तो आप या तो रिवेन्यू बढ़ा दो या फिर कॉस्ट कम कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़, दो तरह के और इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल जो होता है उसमें छोटे अमाउंट का आपका फंड इन्वॉल्व होता है, और स्ट्रेटेजिक में होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपके 4 पॉइंट बन जाते हैं रेशनल, मतलब क्या सोच के हम लेते हैं, या तो हम अपना रिवेन्यू बढ़ाते हैं या अपनी कॉस्ट कम करते हैं, या फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर कोई बड़े लेवल की हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वो आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरह के होते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। चलो इनको करते हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, एक तो ये होता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं कि हमें इस कंपनी से सामान लेना है, मतलब कि कोई प्लांट मशीनरी खरीदनी है, हमारे पास 4 ऑप्शन है कि हम चारों की पहले तो कोटेशन वगैरह मंगाएंगे, उसके बाद में जहाँ पर हमारी कॉस्ट कम आएगी, या फिर जहाँ पे हमारी रिटर्न ज़्यादा आएगी, या फिर जहाँ पर हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी 3 को रिजेक्ट कर देंगे। पहला हो गया एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, ठीक है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, एक होता है कि हमें एक मशीन लेनी है, उसके साथ में 3 चीज़ें और जुड़ी हुई है, वो एक फर्म में मिलेगी, दूसरी में नहीं मिलेगी, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जो एक डिसीजन और बाकी डिसीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। अगर हमने एक एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब एक्सेप्ट हो जाएंगे, अगर एक रिजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 चीज़ें मैं बता चुका आपको। थर्ड आता है नंबर आपका कैपिटल रेशनिंग डिसीजन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक लिमिटेड फंड है, ठीक है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट का मिक्सचर इस तरह का बनाना है जिससे हमारी हाईएस्ट रिटर्न आए और हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। आप समझ में आ गया, आपको 3 डिसीजन ले सकते हैं कैपिटल बस्टिंग में। एक्सेप्ट रिजेक्ट, यानी कि जो सस्ता है उसको एक्सेप्ट कर लो, महंगे वाले को रिजेक्ट कर दो। दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अगर दूसरे डिसीजंस पे मैटर करता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। थर्ड कैपिटल रेशनिंग, हमारे पास लिमिटेड फंड है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इस तरह का मिक्सचर बनाना है इन्वेस्टमेंट का, ताकि हम उसी के अंदर एक बड़ा ना लेके छोटे छोटे ले सकें और जिससे रिटर्न हमारी बढ़ जाए, ठीक है। राइट है शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग में ऑलरेडी आपको समझा चुका कि लिमिटेड फंड है हमारे पास, मिक्सचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इस तरह का बनाना है कि एक्सेप्टिंग सेवरल स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। डिफाइन पे बैक पीरियड मेथड एंड इट्स एडवांटेजेस। पे बैक पीरियड क्या होता है, मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। पे बैक पीरियड क्या होता है, पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज़ करो हमने कोई 10,000 रुपये की मशीन ली, हमें ये पता है कि ये मशीन हमें 1,000 रुपये ईयरली बचा के देगी, तो हम कितने टाइम में उस मशीन से जितना अमाउंट हमने खर्च किया है, यानी कि जो एक्सपेंस हमने खर्च किया है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। 10,000 की मशीन 1,000 ईयरली आ रहे तो 10 साल में हो गए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी मशीन है, वो 10,000 रुपये की मशीन है, उससे ईयरली इनकम है 2,000 की, तो कितने टाइम में रिकवर करा देगी, वो कराएगी 5 साल में। तो आप खुद ही सोचो इसमें बेस्ट कौन सी है। तो 10 साल में जिसका पैसा रिकवर हो रहा है वो कि जिसका 5 साल में रिकवर हो चुका, ओबियसली 5 साल वाली। इसी तरीके से हम डिसीजंस जो अपने लेते हैं बड़े लेवल पे कि हमने कोई एसेट ली वो हमें कितना कमा के देगी,
इस चीज़ को सबको मैटर करके हम एक पे बैक पीरियड निकालते हैं कि हमें कितने पे बैक पीरियड, पे का मतलब पे करेगी वो मतलब कमा के देगी, पे बैक कितने टाइम में हमें वापस कर देगी जितना हम इसमें खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप खुद ही समझ लेना, हो जाएगा। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, हम देखो रैंक कर सकते हैं। सपोज हमारे पास चारों ऑप्शन आए, हम उन चारों का निकाल सकते हैं किस किस का पे बैक पीरियड क्या है। जिसका सबसे कम होगा हम उसको रैंक वाइज डाल सकते हैं कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, किसका सबसे कम है, किसका ज़्यादा है। इस हिसाब से हमें ईजी रहेगा चूज़ करने में। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इट्स एडवांटेज। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इट्स एडवांटेजेस। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने पे बैक पीरियड पढ़ा, हम इसमें पीरियड पढ़ गई कितने टाइम में हमें पीरियड वापस मिल गए। एक ये होता है कि हमने कोई 10,000 की मशीन ली, 10,000 रुपये का आउटफ्लो हमारा आज की डेट में, ठीक है। और बाकी जो उसकी रिटर्न आनी है, जैसे कि 1,000 रुपये ईयरली आनी है, 2,000 रुपये ईयरली आने, वो आनी तो 2 साल के बाद है। लेकिन जो 2 साल बाद 2,000 रुपये मिलेगी उसकी वैल्यू आज 2,000 थोड़ी ना होगी, उसकी वैल्यू आज के हिसाब से कम हो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आई समझ बात। तो उस चीज़ को हम डिसीजन को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 2,000 रुपये हमारे 10 साल बाद आने हैं, 10 साल तक भी 2,000 रुपये आने, तो उसको डिसीजन किस बेस पे लेंगे। उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसके अंदर हमारा इन्फ्लेशन वगैरह जो आज के टाइम में सिनेरियो चल रहा है कि किस बेस पे रुपीज़ की वैल्यू अप या डाउन होगी, उसके बेस पे एक डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला जाता है। तो फ्यूचर में आने वाले इनफ्लो को हम आज की वैल्यू में कि आज उसकी वैल्यू क्या है उस पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट का आउटफ्लो है वो हम एक तरीके से लिखेंगे पहले, फिर इनफ्लो जो फ्यूचर में आने हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे। ठीक है, तो उस आज के आउटफ्लो से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को घटा देंगे तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आपका एनपीवी होता है। एनपीवी में आपको समझा चुका अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, बाकी जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या है। एक तो ये पूरी लाइफ में जो इनका इनफ्लो आ रहा है उसको कंसीडर करके तब डिसाइड करता है। दूसरी चीज़, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है कि जो हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लो निकाले वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके निकालते हैं। ठीक है, और ये सबसे ईजी मेथड होता है ये चेक करने के लिए कि ये हमारे लिए प्रपोजल सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।